हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड विथ रैपिड मैथ्स और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पहली वीडियो इसमें बताया था कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने नंबर का आता है, तो उस चीज़ को मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। मैं आपको ये दूसरी वीडियो है आपके लिए। ये है 30 सितंबर 2018 जेल प्रहरी। इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे 30 सितंबर 2018 9 AM। ठीक है। हाँ, जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो है, इसको ज़रूर देखें, पूरा ज़रूर देखें। उसमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। आप तो मुझे टॉपिक का नाम दें, कमेंट में टॉपिक का नाम दें कि सर हमें ये टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। कोई भी टॉपिक हो मैथ का, उस पर मैं आपको लिए वीडियो ज़रूर तैयार करूँगा, है ना। जेल के लिए भी, और जेल पुलिस में 20 नंबर का मैथ आता है, तो हम चाहते हैं कि 20 में से 20 ही आए, कम तो होना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 19 हो जाए बस। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। मैथ और रीजनिंग में जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना आपको बेटर रहेगा, है ना। चलो पहले मैथ्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैथ्स ही पार्ट को कराना है इस वीडियो में, तो चलते हैं मैथ्स पार्ट पर। ये लिखा हुआ है टॉपिक जनरल मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि ये होता है बाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष इधर प्लस का होता है, इधर माइनस, और इधर बाई माइनस होगा, है ना, और इधर बाई प्लस होगा। ये इसको अक्ष को कोटि बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, भुजांक। भुज कहूँ मैं या भुजांक कहूँ, इसको भुजा बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से आप खड़े होंगे तो ये भुजा में आ जाएगा। आप अपने आप को अगर सोचो, जैसे अगर कंफ्यूज हो जाते हो कभी, तो अब अपने आप को इस तरीके से खड़ा होकर देखो, आपका सिर यहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, है ना, और आपकी भुजा ये होगी एक्स अक्ष। इस तरीके से अगर हाथ फैलाओगे तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये हमारी भुजा यानी हाथ। तो अक्ष को, एक्स अक्ष को भुजा बोलते हैं। अगर आप बाई की तरफ सिर करके खड़े हो सीधा इस तरीके से इस लाइन पे, तो आपको क्या होगा, ये भुजा की तरफ निर्देश करेगा। अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो वैसे ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। अब समीकरण देखना है, एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष, अक्ष यानी बाई, भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत है। अब क्या है, भुजांक का आधा यानी एक्स का आधा है बाई, और चिन्ह में विपरीत है, यानी अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, तो इसको माइनस कर दूं या इसको माइनस कर दूं, मैंने माइनस कर दिया। तो बाई इजिकल टू माइनस के XY2 आंसर हो गया। तो इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है, या इसमें ऐसे लिख दूं बाई इजिकल टू XY2 नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखो XY2 ये वाला बन रहा है, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं 2y इजिकल टू माइनस के x, है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो 2x नहीं हो सकता, है ना, 2x बराबर y नहीं हो सकता। ये अगर माइनस के होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन तो एक ही देना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो रिपीट करके देखें, और समझ में नहीं आ रहा और आप कमेंट में बताएं तो मैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अगली वीडियो में और अच्छे से दूंगा, कमेंट में भी समझाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। हाँ देखो, इसको सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 1186 इंटू 29। कहीं मतलब एक अगर मैं पूरा वीडियो भी बनाऊँ ना तो बगैर पेन के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जेल प्रहरी को, पूरा पेपर को। ऐसा कहीं कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समझने के लिए वो चीज़ें लिखनी होती है, नहीं तो नहीं है। अब देखो मैंने इसका, अब ये कैंची का गुणा होकर इधर आएगा तो 298 है, 298 कट जाएगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, वही 1186। तो 1186 में कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। कुछ करना ही नहीं है, यही एक ही मान दे दिया, बताओ, देखते ही हो जाएगा। 1186 लगाओ, आगे बढ़ो, है ना। समय भी नहीं देना, बिल्कुल टिक करना है, केवल क्लिक करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, इनके वर्गों के बीच का अंतर इतना है। संख्या भाई दो संख्याएं हैं तो इनके बीच का अंतर यानी x माइनस वाई इजिकल टू क्या है, 256। वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है भाई, 256/000। आप ये देखो, यहां से अगर मैं ये निकालूं कि x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या होगा, 256/0, ये हो जाएगा। आपको पता है कि एक्स वाई का मान हमें कितना दिया है, 256 दिया है।
तो हम क्या कर रहे हैं, 256 यहाँ रखे, हमने x माइनस वाई लिख दिया। ठीक है, ये x माइनस वाई है, 256 लिखा। तो हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं तो x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, 1 पे 1000 आ जाएगा। यानी हमारे x माइनस वाई का मान रखा है, यानी यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा हमारे पास, है ना। x प्लस वाई अगर हमारे पास 1000 है, जैसा कि आपने देखा, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया, 1000 हो गया। हमारे पास दूसरा समीकरण है, ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 256 दिया है। हमें एक्स वाई का मान निकालना है, एक बार जोड़ दिया तो हमें 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1256 हो जाएगा। तो x का मान जो निकलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1256 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1256 अपॉन 2, तो x का मान कितना निकल आएगा, 628 अपना आंसर हो जाएगा। x का मान अगर 628 है, अब b का मान निकालोगे तो भाई उसमें से 1000 में से घटा दो 628, तो क्या हो जाएगा, 372। यानी y का मान कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। 628 372। अगर ऑप्शन भी देखोगे तो आप जोड़ के देख सकते हो। भाई देखो, हमें पता है अंतर 256 होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे अगर समीकरण नहीं सॉल्व करोगे, अंतर 256 किस में हो रहा है और प्लस करके 1000 किस में हो रहा है, तो अपन ने इसको देखा, इसमें हो रहा है। देखो 608 और 342 1000 नहीं हो सकता है। क्या 488 232 1000 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें कंडीशन होंगी तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अंदाजा लग जाता है फिर, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, x का 10% y के 20% के बराबर है। इसका मतलब क्या है, x का 10% बराबर है y के 20%। देखो जब परसेंट हटाते हैं तो मैं बता देता हूँ, वैसे परसेंट से परसेंट काट दो, 1 से 1 काट दो, लेकिन अगर लिखोगे आप डिटेल में तो 10/100 लिखोगे। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजिकल टू y इजिकल टू 20/100 लिखोगे। ठीक है, तब भी क्या होगा, x अपॉन वाई बराबर, अब मैं इसको इधर कैंची का गुणा होके जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मैं नीचे से नीचे काट ही देता हूँ, या मैं यहीं पे परसेंट से परसेंट काट देता, क्योंकि पता है आपको 100 लिखोगे 100 के बाद कट जाएगा। यहाँ 0 से 0 यहीं काट देता, अब नहीं काटोगे तो अब काटोगे। देखो x बाई इधर ले आया तो 20/10 हो जाएगा। अब 0 से 0 कटा, इसको वहां की जगह यहीं लिख दो ना, केवल यहीं काट देंगे अपन, है ना, ऊपर ही। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन बाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2/1। ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी 2:1। या मैं यूं लिखूं, देखो इसको अनुपात को x अपॉन वाई बराबर 2:1 ऐसे लिख सकते हैं, ये भी वही बात है। x अपॉन वाई बराबर 2/1, यही वही बात है। या मैं x/2 बराबर वाई अपॉन 1 लिखूं, ये भी वही बात है। ये सब एक ही बात है ना। या मैं यूं लिख दूं कि x, इसका क्या, x बराबर 2y, तब भी वही बात है ना। एक ही चीज है, ये चारों चीजें एक ही हैं, कैसे किसी भी रूप में लिखी चीज हो सकती है ना। यहीं के यहीं काट दो, हमने देखा कि x बाई क्या हो गया, 2:1 हो गया, आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलोग्राम 400 ग्राम है। यानी 2 किलो 400 ग्राम है, कोई बोरी है, उसका वजन कितना है, 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तक है। हमें बताया, देखो एक का वजन 300 ग्राम है, टोटल वजन इतना है, यानी कम होंगी, कम के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमें पता है 2 kg और 400 ग्राम इजिकल टू क्या होगा भाई, 2 kg यानी 2000 ग्राम। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 होता है, यानी 400 ग्राम। यानी टोटल क्या हो जाएगा भाई, 2400 ग्राम। यानी 2400 ग्राम हमारे पास टोटल वजन है। और एक बुक में कितना है, 300 है, तो टोटल बुक निकालना है तो 300 का भाग दे दोगे, 300 से 1 काट दे, 3×8 = 24। यानी कितनी बुक हो जाएंगी, 8 बुक हो जाएंगी आपकी, है ना। यानी एक, अब भाई 2400 ग्राम है ना, टोटल क्वेश्चन ये है, 2400 ग्राम टोटल वजन है। एक पैकेट या एक बुक या 1 किलो, यानी कोई भी वस्तु का नाम ले सकता है, वो 300 की है तो 800 में कितना होगा, 3 का भाग देते हैं, 3×8 = 24, यानी 8 बुक होंगी। केवल भाग देना, गुणा भाग प्लस माइनस, है ना। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि अपन ये सोचें कि नहीं इसमें कुछ ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। नॉर्मल है, ये चीज़ें समझ में आती हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हो, है ना। हाँ देखो अगला क्वेश्चन है, थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपये का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया। उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया। अब देखो वो क्या कर रहा है, 80,000 रुपये का उसने
ऋण लिया, लोन लिया, वो 1.5 साल तक, 1.5 साल में कितना महीना होता है 18 महीने, 1 साल में कितना 12 महीने, 1.5 साल में कितना हो जाएगा 18 महीने, यानी 18 मंथ तक वो हर महीने कितना दे रहा है 4,600 रुपये दे रहा है। वो कह रहा है कि बैंक को फिर टोटल कितना दे रहा है, भाई एक महीने में 4,600 दे रहा है, तो टोटल के लिए क्या करोगे भाई, गुणा करोगे। मैं यूँ कहूँ कि एक महीने में मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, तो 5 महीने में कितना दोगे 500 रुपये, यानी 100 × 5 आपने गुणा किया। तो यहाँ पे भी अपन को वही करना है, तो क्या करना है भाई 4,600 यानी 4,600 रुपये है, उसने टोटल कितना दिया है अपन को 4,600 रुपये, यानी एक महीने में। तो अगर 18 महीने की बात करें तो इंटू 18 कर देंगे अपन, है ना। तो कितना हो जाएगा 0 0 18 × 108, 10 18 × 72, 10 82। तो टोटल रुपये वो कितना दे देगा 82,800 रुपये, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी वो टोटल अपन को 82,800 रुपये देगा। अगर हाँ इसमें वो ये पूछ लेता कि भाई ब्याज के रुपये कितना होगा, जैसे अगर वो ब्याज का रुपये पूछ लेता कि इसमें फिर एक्स्ट्रा वो ब्याज कितना दे रहा है, तो हमें पता है कि 80,000 रुपये, तो अगर वो कैश लेता तो 80,000 मतलब लिया था उसने, तो ब्याज कितना दिया उसने 2,800 रुपये ब्याज दिया। अगर वो ये भी पूछ लेता कि ब्याज कितना होगा तो 2,800 रुपये होगा, उसने पूछा टोटल भुगतान किया क्या है, तो वो इतना हो गया, है ना। जो भी चीज़ें आती हैं उस तरीके से हो जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लस 172 में से माइनस 274 घटाएं। अब देखो बड़ा इस तरीके से लिखा है, प्लस 172 में से अगर हमें घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। किसको घटाना है, माइनस के 274। आप बताओ माइनस माइनस, देखो माइनस और प्लस चिन्ह हो जाता है माइनस, प्लस और माइनस चिन्ह हो जाता है माइनस, और प्लस और प्लस चिन्ह होता है प्लस, और माइनस चिन्ह होता है प्लस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 172 प्लस 274। अब इनको जोड़ना है तो 4 2 6 7 7 14, 1 2 1 3 1 4, 440 यानी आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि 172 में से माइनस के 274 घटा दो तो आंसर 102 लगा दो माइनस का, है ना। ये चीज़ें नहीं होंगी आप, या माइनस के 274 में से 172 घटा दो ऐसे लिख दो, तो ये चीज़ें आप नहीं करोगे क्योंकि इसमें आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अब। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाँ लिखा हुआ है 74 पुस्तकों एवं 106 कलमों की कुल लागत इतनी है, जबकि 106 पुस्तकों एवं 74 कलमों की कुल लागत 2230 रुपये है। एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत क्या है ना। इसमें हमें पूछा है एक पुस्तक और एक कलम की लागत क्या है। देखो इसमें क्या करना है अपन को, एक थोड़ा सा बेसिक मैं लिख देता हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं पुस्तक लिखूँ 74 बुक्स हैं, है ना, प्लस 106 पेन है ना, इजिकल टू रुपये बन रहे हैं 1910 रुपये। फिर उसने कहा 106 बुक हैं प्लस 74 पेन हैं, रुपये बन रहे हैं 2230। सबसे पहले अपन ये निकालते हैं कि भाई पैसा तो इतना बन रहा है लेकिन हमको निकालना क्या है, यानी निकालना क्या है, तो हमें आप उसने दिया है निकालने के लिए एक पुस्तक और एक कलम की लागत, यानी अपन को निकालना है बुक प्लस पेन की कीमत लगाना है ना, यानी ये निकालना है, यानी b प्लस p का मान निकालना है, यानी दोनों का प्लस में मान निकालना है, अलग अलग नहीं निकालना है, दोनों का योग निकालना है। तो दोनों के योग के लिए मैं इस समीकरण को क्या करता हूँ, फिर जोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो 74 बुक और 106 बुक कितनी हो जाएंगी 180 बुक, प्लस मैंने इसको जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा 180 पेन, फिर मैंने इसको जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 0 4 1 4। ठीक है, अब मैं 180 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, बुक प्लस पेन, है ना। क्या हुआ, मैंने 180 को कॉमन ले लिया तो बुक प्लस पेन इजिकल टू क्या हो जाएगा 4140। अब मुझे बुक प्लस पेन की कीमत निकालना है। क्या निकालना है, बुक प्लस पेन की कीमत निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 180 का भाग दे दूंगा। तो मैंने 180 का भाग दिया तो 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 23, यानी बुक प्लस पेन की कीमत कितना हो जाएगा, बुक प्लस पेन की कीमत हो जाएगी 23। यही उसने हमसे पूछा था कि एक पुस्तक और एक कलम की लागत की मूल्य
कितनी है, तो 23 रुपये हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें आप ये मत करो कि दो समीकरण बन गए भाई 10th की तरह और आप बुक को अलग निकालो, है ना, पेन को अलग निकालो, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है ना। अगर वो बुक का और पेन का अलग अलग पूछता तो फिर अपन उस कंडीशन को फॉलो करते, या कोई और भी तरीका हो सकता था उसके लिए, और भी जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसमें बुक प्लस पेन पूछा था तो अपन बुक प्लस पेन के बारे में बात करेंगे, है ना। ये नहीं सोचेंगे भाई बुक का कितना था, पेन का कितना, जो पूछा है उसकी निकालो ना, दूसरी रास्ते पे नहीं चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 और 2.5 के बीच एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, देखो परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्या का मान अपन को अंडर रूट में रहता है, यानी उसका एक एग्जैक्ट मान नहीं होता, वो नॉन रिपीटेड नंबर रहता है, नॉन रिपीटेड होता है ना। जैसे 0.3 एंड जैसे यूं कहूँ मैं, पॉइंट के बाद 3, 6, 4, 3, 2 यानी कुछ भी आ सकता है, नॉन रिपीटेड रहता है। अपरमेय संख्याएं होती हैं, और परमेय संख्याएं होती हैं उनका एक एक्चुअल वैल्यू होती है 1/3.3.4 या 4, 3, 2, 1, ये एक एक्चुअल मान होता है। यानी यूं भी कह सकते हैं कि परमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैं जब संख्याओं के बारे में बताऊंगा, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। आप चाहोगे तो जल्दी मिलेगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको अवेलेबल होगा बहुत जल्द, ठीक है, संख्याओं के बारे में, ठीक है। और भी कमेंट करके अगर आप बताओगे मुझे तो मैं और जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। मुझे भी उत्साहित होगा कि चलो बच्चे मांग रहे हैं तो उस चीज़ की हमें वीडियो देना चाहिए, है ना। देखो मैंने देखा 2 और 2.5 के बीच एक अपरमेय संख्या कौन सी है। हमें देखना है कि 2 और 2.5 के बीच संख्या कौन सी है। 2 और 2.5 के बीच संख्या देखना। मैंने इसको देखा, देखो √22 लिखा है। क्या लिखा है? √22। आप ये बताओ 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, यानी 4 का, ये तो 4 है, यानी कम से कम 4 से तो बड़ा होगा ना, 5 का स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, तो हमें तो 2 और 2.5 के बीच संख्या चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। दूसरा ऑप्शन देखा, क्योंकि ये ऑप्शन से चेक करेंगे अपन, क्योंकि 2 और 2.5 के बीच अगर परमेय संख्या की बात करें तो काफ़ी परमेय संख्याएं होंगी, बहुत परमेय संख्याएं होंगी, है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है कि इनके बीच की परमेय संख्या कौन सी है, वो निकालना है ना। अब हमने ये इसे देखा +√5, इसका मान क्या होगा? देखो मैं इसको देख रहा हूँ, +√5 का मान क्या होगा? 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 2.5 का होता है, 2.5 का कर वही 625, यानी 500 से कम होगा, यानी ये बीच में आ रही है 0.5। अब हमें इसका देखना है, इसका निकालोगे आप, इसका तो इसका 3 के ऊपर जाएगा भाई, 3 का 9 होता है, 4 का 16, यानी 3 के ऊपर जाएगा। इसका मैंने देखा 10 का 3 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 3 का ही 9 होता है, तो 3 तो छोटा है, तो कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्योंकि 5 इसलिए भी होगा क्योंकि अगर आप 5 का वर्गमूल निकालोगे, 2 का 4 होता है, ठीक है। अगर 2.5 का देखोगे, 25 का 625 होता है, यानी 6.25 के बीच में होगा, तो 5 तो इससे भी छोटा है ना 6.25 से, यानी 2.5 के बीच में ही होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? +5 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है, 9 का 3 का ही 9 हो जाता है, तो 3 तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन है। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है, जिसका उपयोग इन बोर्डों के फ्रेम करने के लिए किया जाता है। यानी चारों तरफ उसके, जैसे कोई बोर्ड है उसके क्या कर रहे हैं अपन, चारों तरफ लगाएंगे, ऐसे ये चारों तरफ आप उसको एल्यूमिनियम की पट्टी लगाएंगे, इस तरीके से बोर्ड है ना। चारों तरफ अगर बोर्ड के पट्टी लगाएंगे, ऐसे कितने बोर्ड हैं? 24 हैं, 24 बोर्ड हैं, है ना। 24 बोर्ड हैं और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है, यानी इसकी जो 1.5 मीटर है सेंटीमीटर है ना, और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। और इधर है तो इधर भी वही होगी, इधर है तो वही, इधर भी वही होगी, है ना। तो आप देखेंगे कि एक बोर्ड में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, यानी परिमाप या परिधि की बात करें अपन, परिमाप कितना हो जाएगा, टोटल कितनी लंबाई तय करेगा? 1.5 ये, 1 ये, 1.5 ये, 1 ये, यानी अगर जोड़ दूं मैं तो 1.5 1 2.5, 2.5 1.5, 4 और 1 5, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1 + 1.5 + 1 + 1.5 = हो जाएगा 5। यानी एक बोर्ड के लिए उसको कितने की ज़रूरत होती है? 5 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। तो 24 बोर्ड के लिए कितने की ज़रूरत होगी? एक बोर्ड के लिए 5 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, तो 24 के लिए कितना होगा? 24 ×
5 = 120। यानी अपन को कितना जरूरत होगा, 120 सेंटीमीटर लंबी क्या चाहिए आपको, एल्यूमिनियम की पट्टी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहा है हमारे पास कितने की है, 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है। अगर 100 मीटर है तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए 120 की। तो आगे उसने पूछा है कि सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमारे पास 100 तो है ही, हमें कितना चाहिए, 120। तो अतिरिक्त क्या हो जाएगी, 120 माइनस 100 यानी 20 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 20 सेंटीमीटर की और अगर पट्टी होगी 20 मीटर की तो आपका वो काम चल जाएगा। यानी सेंटीमीटर है, ये 1.5 में जोड़ा था तो वो 1 मीटर है तो मीटर में ही जोड़ेंगे, मीटर इकाई है तो आपका 20 मीटर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नहीं समझ में आओ तो आप वीडियो को रिपीट करें, रिपीट से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा, जिसने कहीं नहीं पढ़ा होगा, उसकी भी समझ में आराम से क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। देखो टाइम कितना है, 10,000 रुपए की राशि उधार ली 12% से, 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि कितना, यानी भुगतान कितना करेगा, यानी टोटल मिला के आप हमें बताओ। देखो ब्याज बराबर क्या होता है, ये तो सादा चीज है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000। मैं बता रहा हूँ, इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा, 12 रेट 7/100, है ना। तो यह ब्याज कितना हो जाएगा, इसको काटूं मैं 2 0, 12 7 84 यानी 8400 रुपए। आप ये बताओ 8400 रुपए ब्याज हो गया और मूलधन कितना था 10,000, तो फिर अमाउंट कितना देना पड़ेगा, मिश्र धन उसका जो टोटल रुपए देगा मिश्र धन वो कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा 10,000 तो वो है मूलधन था और 8400 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। कितना देना पड़ेगा, 18,400 रुपये कितना हो जाएगा, ये 18,400 रुपये इसको देना पड़ेगा, है ना। यानी ये अब हम कहते हैं कि भाई ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अब तो ये तो बचपन का तरीका है, ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे। मैंने कहा देखो इसमें क्या होता है, परसेंट बढ़ता है, यानी 12 7 84% निकालना है। 10,000 का 84% निकालोगे, देखो इधर से देखें, आसानी से देखें, 10%, 10,000 का 84%। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है 8644, अगर इसका मुझे 10% निकालना है तो मैं एक अंक के बाद पॉइंट लगा देता हूँ, यानी 864.4 1% 10% होगा। और मुझे अगर 1% निकालना है तो मैं 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देता हूँ, यानी 86.44 1% होगा। तो इसका मुझे 84% निकालना है तो 10% क्या होगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग गया, और 1% की बात करें तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया, यानी 1% क्या होगा, 100 होगा। तो 84% की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 × 100 यानी 8400, है ना। तो हमारे पास ब्याज कितना आ गया, 8400, उसको ऐड कर दोगे 10,000 में तो कितना हो जाएगा, 18,400, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझा रहा हूँ, जो पहली बार कर रहे होंगे तो उनके जिससे इनकी समझ में ये चीज़ें आ जाए। नहीं तो सीधा 12 7 84% निकालना है, 10,000 का 84% क्या हो जाएगा, 8400, है ना। तो उसको ऐड करके आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, जैसे हाँ ये घनमूल दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक क्वेश्चन को कि कैसे शॉर्ट में करना है, बाकी आप मुझे बताओगे, आपको वीडियो है इन तरीके नहीं आते हैं तो वो चीज़ें भी मैं आसानी से बिल्कुल प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। घनमूल वर्गमूल जो भी है, आप जिस चीज़ में आप कंफ्यूज होंगे, जो चीज़ आपको टफ लगेगी, वो चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, है ना। जैसे लिखा है 13.824 का घनमूल क्या होगा, तो हमें 13.824 है, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे हम। हमें अगर घनमूल करना है, देखो एक तरीके से देखो, एक का अगर 3 बार गुणा करूंगा तो 1 का 1 आएगा, 2 का करूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 3 का करूंगा 3 3 के 9 9 3 27 यानी 7 आएगा। देखो 4 का करूंगा, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं मैं, इकाई का अंक है ना, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं मैं कि इकाई का अंक क्या आएगा, थोड़ा अंदाजा लगा लो। 4 का करोगे 4 चौक 16, 4 छक्के 24 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 में 3 आएगा, 7 नाम 63 है ना, 7 49 7 नाम 63, 8 में क्या होगा 8 8 64 8 चौक 32 होगा, 9 में क्या होगा 9 होगा, और 0 का 0 होता है। हमें देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, वर्ग में रिपीट होता है, क्यू में रिपीट नहीं होता है। तो 4 कब आएगा, 4 किस कंडीशन में आएगा,
4 का क्यू करोगे तभी 4 आएगा। क्या आएगा? 4 का क्यू करने पर ही 4 आएगा, यानी उस संख्या का जिसका क्यू है उसका इकाई का अंक 4 होगा। ये तो हमें पता चल गया। अब वर्ग में मैं 2 नंबर लेता था, यहाँ पे मैं 3 नंबर को छोड़ दूंगा, ये हमने छोड़ दिया। अब हमें 13 बचा। अब मैंने 13 को देखा, क्या देखा मैंने? 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू क्या होगा? 8 होगा, और 3 का क्यू होगा 27। यानी 27 क्या है? बड़ा है 13 से, तो अपन छोटे वाले मान को लेते हैं, क्या लेंगे? 2, यानी ये छोटा है तो छोटा वाला ले लिया 2। तो क्या हो जाएगा? ये 24 का क्यू हो जाएगा। 13 824 किसका क्यू है? 24 का। अब हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि 24 × 24 3 बार लिखा है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो क्या लग जाएगा? 2.4। तो 2.4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्यू एक ही स्टेप में ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे भाई? 13 824 का ऐसे फैक्टर विधि से आप इसको काटोगे, 2 से, 2 से, 8 से, 3 से, तो ये कम से कम 2 से कटेगा, 8 3 तरह के 9 बार 2 से कटेगा, ठीक है। फिर आपको 3 बार 3 से कटेगा, 3 बार 3 से कटेगा, 2 बार 9 से कटेगा, जब आपका आएगा आंसर। 2 2 से काटोगे, या 4 4 से काटो, 8 8 से काटो, जितना आपको डिवाइडेशन रूल आता है उस तरीके से आप काट सकते हो। बाकी एक ही स्टेप में इस तरीके से कर सकते हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। श्रेणी 4 7 10 13 का 9वां पद ज्ञात करो। भाई 9वां पद ज्ञात करना है। आप ये बताओ, देखो हमें, या तो आप आसानी से जोड़ जोड़ के पहुंचोगे वहां पे। हमें कितने का अंतर है यहाँ पे? मैंने देखा 4 7 10 13, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यहाँ पे 3 का अंतर है, 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है। मैंने देखा, देखो 3 का अंतर है। आप अगर 9वें पद के लिए क्या करोगे? आप 9वें पद के लिए कम से कम यहाँ से देखो, मैं अगर ये एक पद तो है ही, अब यहाँ से इससे आगे कितने पद की जरूरत है? अपन को 8 पद की जरूरत है। इससे आगे 4 से आगे 4 एक पद पहला पद है ही, अब इससे आगे हमें 8 पद की जरूरत है, 8 पद की, तो 9वां पद मिल जाएगा। एक तो ये है, 8 पद और आगे होंगे, 9वां पद मिल जाएगा। एक पद पे हम 3 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं? एक पद पे हम कितना जोड़ रहे हैं? +3 कर रहे हैं। तो 8 पद पे कितना जोड़ेंगे? 8 3 24 जोड़ेंगे। तो 24 जोड़ने पर 4 तो ये है ही, 24 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी 9वां पद कौन सा हो जाएगा? फिर हमारा 28 आंसर हो जाएगा। बात को समझे? जैसे पहला पद तो हमारा 4 है ही, अब हमें एक पद को बढ़ाने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ रहा है। एक पद को बढ़ाने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है? 3 जोड़ना पड़ रहा है ना। तो 8 पद बढ़ाने के लिए 24 जोड़ना पड़ेगा। जब मैं 24 ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 और 4 28 हो जाएगा, है ना। हाँ, ये 28 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर शेयर करें, कमेंट करें, जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ ये वीडियो बन रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आता है। और जो भी प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट में जरूर बताएं, है ना। कैसी लगी वीडियो, है ना, शेयर भी करें, जिससे बच्चों को ये जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, है ना। और भी वीडियो बनाऊंगा फिर मैं इनके टॉपिक के अनुसार कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको किस तरीके से आसानी होगी और जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। मेन चीज़ है टाइम, बिल्कुल फास्टली कैसे सॉल्व करना है, हर कोई भी चीज़ हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संख्या? बताओ, इतना सरल क्वेश्चन दे दिया है, इसका तो आसानी से आप आंसर निकाल दोगे, है ना। 2400, 2300 छोटा है, 2453, 2345, 2435, कौन सा हो जाएगा? 2453 बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो सब जानते ही हैं, क्या समझाऊं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? इसके मैं लिए आपको बेस ही बता देता हूँ पूरा, है ना, नहीं तो एक स्टेप में मैं क्वेश्चन को तो कर सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ M1, आपको पढ़ा होगा M1 D1 T1 E1 और H1, है ना, अपॉन W1 इजिकल टू, मैं इधर लिख देता हूँ M2 D2 T2 E2 H2 अपॉन W2। ये चीज क्या है? M4 क्या है? M4 है मंथ, M4 मैन यानी आदमी। अच्छा, M4 आदमी हो सकता है, कोई भी वर्क के लिए कोई भी चीज हो सकती है काम करने वाली, कोई भी मशीन है, पंप है, कोई भी काम कर सकता है। M4 मैन हो जाएगा। और D4 की बात करें,
डे हो जाएगा, यानी टाइम T4 टाइम भी दिया है लेकिन D4 डे में आ जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन टाइम ऊपर आएगा। E4 इफिशियंसी होती है क्षमता, क्षमता होती है, स्पीड होती है, कार्य करने की दर होती है, वो एक ही बात होती है। E4 इफिशियंसी क्षमता बोला है, कार्य करने की दर हो वो, ठीक है। और H2 यानी हावर, घंटे में बात करता है तो हावर हो जाएगा। और W1 W2 होता है अपना वर्क, काम, काम कितना कर रहे हैं अपन, वो चीज आ जाती है, ठीक है। तो इस बेस पे आपको पूरा यूनिट खत्म हो जाता है मिश्र समानुपात, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से बिल्कुल समझ में आएगा, वो चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको, ठीक है। तो 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं। आपको क्या दिया है, 9 श्रमिक हैं तो मेन है, हमने कहा 9 श्रमिक हैं तो मेन है तो 9, ठीक है। उसने कहा टाइम, टाइम कितना दिया है, हावर 28 घंटे, तो मैंने 28 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे वो ये कह रहा है कि तो समान कार्य को, भाई कार्य समान है, यानी कार्य यहाँ पे अगर 1 है तो कार्य यहाँ पे भी 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, कार्य समान है तो बराबर है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इधर कहा 21 घंटों में, तो 21 घंटे लिख दिए। कितने श्रमिक हैं, तो हमें नहीं पता कितने आदमियों की जरूरत है, तो वो निकालना है। तो क्या करना है भाई, अब अपन को काटना ही तो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से इसको काटू मैं, जैसे इसको देखो 7 से कट जाएगा 21, तो क्या हो जाएगा ये 7 × 21, है ना। और ये हो जाएगा 7 चौके 28, है ना। तो मैंने देखा कि 9 × 28 = 21 = मैन, है ना, मैन हो जाएगा ये। तो मैंने इसको काट दिया, 7 चौके 28, 7 से 21, 7 चौके 28, 3 से ये कट जाएगा, 3 तरह के 9, तो मैन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। मैन कितना हो जाएगा, केवल अपन को काटना है। ये चीजें जो मैंने सूत्र लिखा है वो चीजें तो आपको पता होंगी ना पहले से, है ना। एग्जाम में थोड़ी अपन इस चीज को देखेंगे, ये चीजें पता होंगी, केवल आपको गुणा करना है। क्या करना है, उसको काट दो। और वो क्वेश्चन होते हैं 7 महिलाएं 7 झाड़ू 7 दिन में ऐसे बना रही हैं, तो वो क्वेश्चन इसी बेस पे पूरे आधार रहते हैं। बहुत आसानी से आपको एक ही स्टेप में पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना, ऐसा कुछ टफ नहीं रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2.5 मीटर × 1 मीटर परिणाम वाला एक दरवाजा है, यानी एक दरवाजा है, उसकी लंबाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। एक दरवाजा और 1.5 मीटर और 1 मीटर परिणाम वाली 2 खिड़कियां हैं, यानी 1.5/1 की 2 खिड़कियां हैं। और जो दीवार है पूरी वो 7 मीटर 6 मीटर 7 मीटर × 6 मीटर, यानी 7 लंबाई या 6 चौड़ाई या 7 चौड़ाई या 6 लंबाई जो भी है वो है। एक दीवार पर लगाए गए दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम की लागत ज्ञात करो। यदि दीवार के 1 मीटर के पेंट का स्क्वायर क्या है, 4 रुपए है, ठीक है। एक एरिया के 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रुपए 4 है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं भाई दीवार का एरिया कितना है। तो देखो दीवार होगी, कोई भी दीवार है जैसे इस तरीके, तो इसमें कहीं ना कहीं ये दरवाजा है ना, फिर उसमें 2 खिड़कियां हैं, है ना। अगर इस तरीके से 2 खिड़की हो गई तो इनका जो खिड़की है जो दीवार है उस पर तो पेंट होगा नहीं, यानी इसका एरिया घटेगा। तो एरिया पेंट किस पे होगा, ये जो बचेगा उस पर पेंट होगा। अगर इस पे पेंट होगा तो हमें क्या करना है, पहले तो हम ये देख लें दीवार का एरिया कितना है। दीवार के एरिया में तो खिड़की और इसका एरिया घटा देंगे, किसका, दरवाजे का, और दोनों खिड़कियों का एरिया घटा देंगे। तो जिस पर पेंट होना है उसका एरिया क्या है, पेंट होना है, उस दीवार का एरिया क्या है, एरिया की बात करें तो टोटल एरिया कितना है। देखो ये एक आयत जैसा काम करता है। अगर ये 7/6 है तो 7 × 6 इस तरीके से एक आयत का काम करेगा। ये 7 है तो ये 6 है, तो एरिया क्या होता है फिर 7 × 6 एक आयत है। अब ये भी दोनों आयत जैसे होंगे तो 7 6 के 42, तो ये टोटल हो गया, है ना। अब मैं खिड़की और दरवाजे की बात करूं, एरिया ये तो अपना टोटल हो गया किसका, दीवार का। अब खिड़की दरवाजे की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, दरवाजे की बात करेंगे तो 2.5 × 1 2.5 × 1 यानी 2.5 हो जाएगा। और खिड़की का कितना एरिया हो जाएगा, खिड़की की बात करें तो देखो 2 खिड़की है तो 2 का इंटू कर दिया। एक खिड़की का क्या है 1.5 × 1 यानी 2 दूनी यानी 3 हो जाएगा। तो टोटल अपन खिड़की और दरवाजे की बात करें तो इतना क्या हो जाएगा 2.5 + 3 यानी 2.5 + 3 हो जाएगा। तो टोटल एरिया हो जाएगा अपना 5.5, यानी इस एरिया पे अपन 5.5 एरिया में अपन को क्या नहीं करना, अपन को इसमें पेंट नहीं करना। तो हमारा जो एरिया बचेगा जिसपे पेंट करना है वो कितना होगा, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे। तो जिस पर एरिया पेंट करना है वो क्या होगा, पेंट वाला एरिया हो जाएगा अपन, पेंट वाला जो पेंट का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, फिर अपन ये देखें एरिया हो जाएगा टोटल, यानी मैं इसको हटा दूं 42 - 5.5 यानी क्या हो जाएगा 36.5।
ये अपना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। हमें 1 मीटर का कितना रुपए देना था, 4 रुपए देना। तो 36.5 का रुपए की बात करें, टोटल रुपए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा 36 चौके 144 और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, है ना। 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 146। या मैं यूँ कहूँ 4 पंजे 20, 2 हासिल की, 4 छक्के 24, 2 26 की, 6 हासिल की, 2 4 की 12, 2 14। एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो 146 रुपए हो जाएगा, है ना। हाँ, आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्यों है, ये इतना तो टाइम लग रहा है। देखो करना कैसे होता है इसको, अभी मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो हमें पता है कि इतना तो पूरा एरिया है, ठीक है। अब हमें इसका एरिया घटाना है और जो एरिया बचेगा उसमें 4 का गुणा करना है। मैंने देखा कि 7 छक्के 42 हो गया, दिमाग में आप सीधा 42 लिखोगे, ऐसे गुणा नहीं करोगे। ये जो मैं गुणा कर रहा हूँ वो नहीं करोगे आप, सीधा 42 लिख लिया आपने। 42 हमारे पास एरिया हो गया। अब दूसरी बात आती है, इनका एरिया कितना होगा, तो 2.5 इंटू 1 2.5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 1 1.5 होगा, 2 खिड़कियाँ 3, 3 और 2 5, यानी कि आप 5.5 घटाना है इसमें से। तो 5.5 घटाने के लिए ऐसे लिखोगी भी नहीं, आप वैसे ही घटा लोगे ना। 42 में से 5 गया 37, आधा और गया 36.5। अब 36.5 एरिया है, 4 का गुणा करना है। अब गुणा कैसे कर रहे हो ये भी आपके ऊपर है। 36 दूनी 72, दूनी 144, 2 और आधा, है ना। 4 का आधा 2, 140 कर दो, या 4 का गुणा कर लो, तो सीधा सीधा कर लो। ये चीजें, ये चित्र बनाना, ये एक एक दरवाजे, ये खिड़की, ये चीजें लिखनी नहीं होती हैं, ये चीज समझाने की है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एनालिसिस करा रहे हैं सर, इतना लंबा लंबा हो रहा है तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो वो लंबा लंबा हो रहा है वो समझने के लिए है ना। बाकी आपको करना क्या है, वो कैलकुलेशन आपको फास्टली कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन की आदत होना चाहिए। कैलकुलेशन भी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना मैथमेटिक्स का, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी अगर कमजोर है तो फिर तो काम चल ही नहीं सकता, कैसे भी कुछ भी हो जाए, है ना। कैलकुलेशन तो अच्छी होना ही चाहिए। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जैसे इसको जैसा कि ये देखो, ये समीकरण में x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए या तो आप वैल्यू रख के पुट कर लो, ऐसे कर लो, या आसान तरीका है जैसे मैं लिख रहा हूँ 7 + 4x अपॉन -3x + 9 = 5/20। अब देखो पहली बात, इसको अपन काट लें तो और छोटा हो जाएगा, 20 का गुणा नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा 5 से इसको काट लिए, क्या हो गया /1/4। अब मुझे 4 का गुणा करना है, 4 × 7 = 28 + 16x = ये इधर चला जाएगा तो -3x + 9, 3 इधर आ जाएगा तो 16 3 19x = हो जाएगा 9 - 28। कितना हो जाएगा 9 - 28। तो s = हो जाएगा -19/19, यानी x का मान क्या हो जाएगा -1। ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसके इसलिए काट लिया, 20 से गुणा कर लेते तब भी हो जाता, थोड़ा सा बड़ा होता, क्योंकि ये 140 हो जाता, यहाँ 80 हो जाता, ठीक है। 5 से 15x हो जाता, 5 9 45 हो जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है। जब मुझे लग रहा है ये कट रहा है तो आसानी से काट सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पूछा है कि 1068 486 928 एक संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होगी। यानी आप इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, है ना, 1 डिजिट क्या होगा। यानी लास्ट में जैसे कोई संख्या इस तरीके से कोई भी बनेगी, पता नहीं क्या बनेगी, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, इसका जो गुणा करने पर फिर वर्क करने पर जो लास्ट संख्या बचेगा, लास्ट अंक क्या होगा। तो हमें लास्ट अंक की बात करना है, तो हमें ये गुणा नहीं करना कि गुणा करोगे फिर स्क्वायर करोगे, नहीं, हमें देखना है लास्ट अंक, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक दिमाग में आ गया, हो जाएगा, क्योंकि हमें देखा, देखो इकाई का अंक इस कोष्टक के अंदर क्या होगा पहले ये देख लूं। तो यहाँ से मैं इकाई का अंक ले लेता हूँ, यहाँ से 8 लिया, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 8 लिया, तो क्या होगा 8 छंके 48, यानी 8 और 8 8 64, यानी 4 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 8 48 या 8 छंक 8 8 64, यानी 4 इकाई का अंक होगा। अब अपन 4 का स्क्वायर करोगे इकाई का अंक, तो 4 × 4 होगा तो क्या हो जाएगा 16, यानी 6 हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसका गुणा करने पर पूरा कितना आ जाएगा 6, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इकाई के अंक की बात कर रहा है, एक संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होगी, यानी अंक यानी लास्ट अंक पर
लास्ट अंक पर समाप्त होगी। कितने पे समाप्त होगी? 6 अंक पे समाप्त होगी। 6 होगा उसका इकाई का अंक, है ना। तो अपन को इकाई, पहले अपन ने क्या किया, इसका इकाई का अंक निकाला, फिर उसका स्क्वायर कर दिया। चलिए क्वेश्चन आ सकता है, इकाई का अंक है, सीधा सीधा नहीं कह रहा कि भाई इकाई का अंक निकालो, इस तरीके से घुमा के भी कह सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई स्क्वायर निकालो, इसका के गुणा करो, उसके बाद स्क्वायर निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, ये दिया है आपको 15 का क्यूब भागित 5 का। तो पहले मैंने बताया था बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा क्या है, देखो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 की घात 3 अपॉन 5 की घात 3, फिर उसके क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है ना। अब 5 से इसको मैं इस तरीके से भी लिख दूं समझने के लिए कि 15 इंटू 15 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो ऐसा 3 की घात में तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, प्रॉपर वैल्यू दिया है। तो फिर मैं क्या करता हूँ भाई, 3 का गुणा कर दूं, 3 तरह के 9 तो ये 27, यानी 27 का क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर हो जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन में ये अगर 729 दिया तो ये दिया। अगर 3 की पावर में दे देता कि भाई ऐसे ऑप्शन आ जाता है 3 की पावर 3 है ये होगा, या 3 की पावर 2 की पावर 3 होगा, या 3 की पावर 6 होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाते, तो 3 की पावर 6 और ये तो एक ही बात है ना। तो इस तरीके से देख लेते, हमने देखा संख्या में लिखा है तो संख्या में 729 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं। आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, है ना। अवरोही यानी घटता क्रम, आरोही यानी बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग बढ़ते क्रम में। यानी सबसे पहले क्या लेना है अपन को, सबसे छोटी संख्या लेना है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या लेना है। उसके लिए हम इनके मान निकाल लेते हैं। जैसे मैंने देखा माइनस के 3/7 है, 7 का भाग दोगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू तो है ही, तो पॉइंट 7 चौके 28, 4 फिर 20 बचेगा, तो 7 दूनी 14, यानी 7 8 56। इतना नहीं निकालो, केवल पास पास में देख लो, है ना। माइनस के 5/7 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7 7 49 0.7। मैंने देखा इसको माइनस के 8/9 है, तो मैंने देखा 9 से 9 8 72, यानी 72 9 9 81, यानी माइनस के 0.8, है ना। फिर मैंने देखा अगला 8/9, ये तो प्लस का है, ये तो सबसे बड़ा होगा ही होगा, है ना। ये तो प्लस का है तो ये तो सबसे बड़ा ही है। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है ना। तो सबसे छोटा पहले नंबर पे ये होगा, जितना बड़ा है उतना छोटा। सेकंड नंबर पे ये होगा, जितना बड़ा है उतना छोटा। ये थर्ड नंबर पे होगा और ये चौथे नंबर पे होगा, है ना। तो हमें देखना है पहले नंबर पे माइनस के 8/9, माइनस के 8/9, माइनस के 5/7, माइनस के 3/7 और 8/9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी रहती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई हो उस पर के कमेंट जरूर बताएं हमें कि सर हमें इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को बताएं कि इस पे आपको एनालिसिस कराया जा रहा है। आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उनकी भी मैं एनालिसिस ज़रूर डालूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।